नमस्कार साथियों। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान का सेशन चल रहा था, जिसमें हम एक और नए टॉपिक पर आज से हम डिस्कस करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं चीन की कार्यपालिका की। और चीन की कार्यपालिका में बेसिकली हमें चीन की कार्यपालिका दो पार्ट में पढ़ना है। एक पार्ट में हम बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति की और दूसरे पार्ट में बात करेंगे चीन की कार्यपालिका की। ठीक है ना। तो कार्यपालिका के संगठन कैसे होता है, वहां की उसके पास शक्तियां क्या है ना, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, वो सारी बातें जो है। लेकिन कार्यपालिका का संगठन समझने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि चीन के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। अच्छा, जो भी नए छात्र हैं, पहली बार सेशन को देख रहे हैं, उनको बताते हुए चलते हैं कि ये जो सेशन है ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि बेसिकली इस पॉलिटिकल पार्ट को बीए थर्ड ईयर में मैं यहां पर कवर करवा रहा हूं, लेकिन कई यूनिवर्सिटियों में इसे बीए सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि आप बीए सेकेंड ईयर में हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आप तो बीए थर्ड ईयर में पढ़ा रहे हैं तो बीए सेकेंड ईयर के लिए होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। नई बैच है 2024 से 2027 वाले बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने जा रही है। क्लियर। लेक्चर नंबर 28 होने जा रहा है। 27 लेक्चर इस सब्जेक्ट के इससे पहले हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मायने नहीं रखता कि आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड के हैं या थर्ड ईयर के हैं, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन से। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया गया है मेरे द्वारा, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। क्या नाम है दोस्तों? प्रज्ञान हिंदी। इसको यदि आप जाकर के ज्वाइन करते हो, विजिट करते हो, तो वहां पर आपको अभी फिलहाल टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज के नाम से वन लाइनर क्वेश्चन वाली सीरीज मिलेगी, जहां पर 5000 क्वेश्चनों का टारगेट रखा गया है कंप्लीट करने का, जिसमें ये सारे सब्जेक्टों से क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसके अलावा मॉर्निंग टाइम में, अभी मॉर्निंग में 6 बजे, कभी कभार लेट हो जाती है क्लासेस, लेकिन करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में चल रही है अभी, जहां पर दिन भर के जितने भी करंट अफेयर के मुद्दे होते हैं उन सब पर हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट डिटेल में इसी चैनल पर पढ़ाए जाएंगे, नोट्स के साथ में, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसकी परमानेंट सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं, कोई चार्जेस उसके भी नहीं होंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही थी। और इस सिलेबस की बात करें तो अभी तक आपकी 3 यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। चौथी यूनिट का पहला टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन की कार्यपालिका की, मतलब कि यूनिट 4 का दूसरा टॉपिक। ठीक है। चीन की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ द चाइना। कोई डाउट यहां तक? ठीक है ना। ये इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर आपका सेशन चलेगा। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, देखते हैं कि चीन की कार्यपालिका के अंतर्गत आज हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं चीन की कार्यपालिका को। पहला पार्ट होगा जिसमें हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे। ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत उनकी कार्य है ना, स्थिति, शक्तियां, इन सब पर चर्चा करेंगे। और उसी प्रकार से कार्य शक्ति, संगठन की बात करेंगे हम कार्यपालिका की। ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में होने वाली है। लेकिन फिलहाल आज के सेशन में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति का पद क्या होता है चीन के संविधान के अंतर्गत। उसके बाद में बात करने वाले हैं निर्वाचन और कार्यकाल, राष्ट्रपति का निर्वाचन और कार्यकाल। इसके बाद में रिक्त पद होने पर, यदि कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस स्थिति में क्या होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य क्या क्या है। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। तो बेसिक अगर देखा जाए ना, तो पांचों पॉइंट एकदम सामान्य से पॉइंट है, बेसिक से पॉइंट है, जो राष्ट्रपति की स्थिति को पता रखने के लिए, राष्ट्रपति पद का पता होने के लिए, ये सामान्य सी परिभाषा है, इनका पता होना आवश्यक है। तभी कहीं जाकर के एक राष्ट्रपति पर एक कंप्लीट समझ हमारी बन पाती है। ठीक है। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पीडीएफ डाउनलोड जब करेंगे आप डिस्क्रिप्शन से, तो इसको रिवीजन करने से पहले एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ना, उसके बाद ही अंदर एंट्री करना इसमें। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो चीन में नया संविधान बना, चूंकि कल वाले क्लास आप लोगों ने ली है ना, तो कल वाली क्लासेस ली है तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि चीन का ये चौथा संविधान था। इससे पहले 3 बार संविधान पहले बन चुके थे। ठीक है ना। ये चौथा संविधान था। तो जो चौथा संविधान है उसी को हम नया संविधान कहेंगे बार बार। क्लियर। रिपीट करें, जब भी नया संविधान बोलो समझ जाइएगा आखिरी वाला। ठीक है ना, जो चौथा संविधान बना था। तो कहा जा रहा है कि नए संविधान में
हालांकि एग्जैक्ट तरीके से तो नहीं कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि नए संविधान में चीन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। किसको? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था नए संविधान में। कैसे प्रतीत होता है ऐसा? क्योंकि चीन में एक विधानमंडल का निर्माण किया गया। विधानमंडल जैसे हमारे यहां पर विधानमंडल, ठीक है ना, संसद, उसी प्रकार से चीन में भी एक विधानमंडल का निर्माण किया गया। और उस विधानमंडल का नाम वहां पर विधानमंडल को विधानमंडल नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक है। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं, लेकिन चीन में एक सदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल का एक ही सदन है। कौन सा सदन है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो ये जो स्पेशल डिफरेंस है ना, इनको यदि आप याद रखोगे ना, तो कंपेयर कर पाओगे आप एक देश की दूसरे देश की शासन व्यवस्था के साथ में। तो चीन का जो विधानमंडल है वो एक अंगीय विधानमंडल है। उस एक अंग का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। तो जैसे विधानमंडल को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है, उसी तरह से उस विधानमंडल में जो मंत्रीगण होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में मंत्री परिषद कहते हैं, उस मंत्री परिषद को चीन में मंत्री परिषद ना कह के राज्य परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य परिषद। तो ये फोकस रखिए इस पर। चीन में विधानमंडल को क्या? राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है। उसी प्रकार से मंत्री परिषद को राज्य परिषद कहा जाता है। क्लियर है? इन सबके अलावा नए संविधान में राष्ट्र अध्यक्ष की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ में केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था भी की गई। लेकिन अब बात यह है कि आज क्या क्या पढ़े? तो भाई क्या आज संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ने वाले हैं, या फिर राष्ट्रीय जन कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, या मंत्री परिषद अर्थात कि राज्य परिषद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, या राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, या फिर सैनिक आयोग के बारे में पढ़ेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने टॉपिक में ही बताया है, चीन का राष्ट्रपति दैट मीन्स कि राष्ट्र अध्यक्ष। तो इस पूरे कंटेंट में हम आज जो जानने वाले हैं, इस राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति के बारे में पूरे व्यवहारिक रूप से और पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। तो बने रहे सेशन के एंड तक, पूरी जानकारी मैं दूंगा और एकदम व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो राष्ट्रपति का जब अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन के संविधान में दरअसल राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, या चीन की पूरी शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की स्थिति क्या रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ही होगा हमारा राष्ट्रपति का पद। ठीक है ना, राष्ट्रपति का पद। अब अगर राष्ट्रपति पद की बात करें तो फिर से कहानी स्टार्ट होती है 1954 से, जब चीन का पहला संविधान बनाया गया था। जब चीन का पहला संविधान लागू हुआ था 1954 में, हमें फिर से वहीं चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या उस समय राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था थी या नहीं। तो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं 1954 के समय में चीन के संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। लेकिन कुछ जरूरतमंद लोगों ने, या कहें कि कुछ लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने हितों को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र के हितों को नहीं, अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि मानते हुए 1975 का जब नया संविधान प्रस्तुत किया गया, तो उस संविधान से राष्ट्रपति के पद को समाप्त कर दिया। अब जैसे ही राष्ट्रपति का पद समाप्त हुआ, चूंकि राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय राष्ट्र का एक सबसे बड़ा पद था जिस पर कोई बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही 1975 के संविधान में राष्ट्रपति के पद को हटाया, इसका मतलब क्या हो गया कि चीन में अब कोई सर्वोपरि या सर्वोच्च पद नहीं रहा। चीन का कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा। मतलब ये कि अब लग जो है, जो उससे नीचे के लोग हैं, वो अपनी मनमानी कर सकते थे, है ना। लेकिन फिर भी स्थिति कहीं ना कहीं कंट्रोल थी जब तक कि माओ जिंदा थे, क्योंकि माओ की नीतियों या माओ के विचारों के पर आधारित ही शासन व्यवस्था को चीन में अपनाया गया था, साम्यवाद को। ठीक है। लेकिन जैसे ही चीन 1975 से चीन में राष्ट्रपति के पद को हटाया, उसके बाद में माओ की मृत्यु हुई, तो क्या हुआ? न तो चीन में कोई सर्वोच्च पद बचा और ना ही प्रभावशाली कोई नेता बचा। तो जब कोई पद ही नहीं बचा, कोई नेता ही नहीं बचा, तो इस स्थिति में जो भी वहां पर पावर में थे, वो हर एक व्यक्ति चाहता था कि यहां की सत्ता मेरे हाथ में आ जाए। तो इसी कारण से चीन की में सत्ता के लिए तीव्र संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। बात समझ आई? लेकिन उसके बाद में फिर से एक और नया संविधान आता है 1978 में।
1978 में फिर एक और संविधान आता है, बन करके तैयार होता है माओ के मृत्यु के बाद में। 1978 में संविधान बनकर आता है, लेकिन अब भी राष्ट्रपति के पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन संघर्षों के दौर से गुजरता रहा, चलता रहा। आखिरकार फाइनली जो संविधान लिखा गया 1982 में, उस संविधान में जाकर के राष्ट्रपति पद की फिर से पुनर्स्थापना की गई और राष्ट्रपति के पद को स्थायी बनाया गया। उसके कार्यकाल की व्यवस्था की गई, उसके निर्वाचन की व्यवस्था की गई, उसकी शक्ति और कार्यों की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। तो यहां पर राष्ट्रपति के पद में ध्यान रखिएगा आप लोग, 1954 में जब पहली बार संविधान बनकर तैयार हुआ था तो वहां राष्ट्रपति की व्यवस्था थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए 1975 से राष्ट्रपति के पद को गायब कर दिया। और राष्ट्रपति का पद जब गायब हुआ तो कोई सर्वोच्च पद नहीं बचा और उसके कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद ही माओ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में चीन का सर्वोत्कृष्ट जो नेता थे, सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो नेता हुआ करते थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में चीन अनाथ हो जाता है और चीन में संघर्ष होना प्रारंभ हो जाते हैं। इन संघर्षों के दौर में एक बार और संविधान को लाने का प्रयास किया जाता है 1978 में, लेकिन तब भी राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। आखिरकार इन सभी परिस्थितियों से हार थक करके, जनता की सुन करके, उसके बाद में 1982 में फिर से नया संविधान लाया जाता है और उस नए संविधान में जाकर के राष्ट्रपति के पद की पुनर्स्थापना की जाती है और राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न तथ्य वहां रखे जाते हैं, जिससे कि राष्ट्रपति का पद अब स्थायी हो चुका था। और जैसे ही राष्ट्रपति का पद आता है, चीन में आंतरिक शांति बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, वहां की जो स्थिति होती है वो मजबूत और स्थायी हो जाती है। और अब से जो वर्तमान चीन आप आज देख रहे हैं, उस वर्तमान चीन का पुनर्निर्माण जो होता है 1982 में चीन के राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना के बाद से होता है। उम्मीद करता हूं राष्ट्रपति के पद पर जो व्याख्यान मैंने आपको बताया है, कहा है, वो आप लोगों को समझ आया होगा। जो है रिवीजन के लिए कंटेंट रहेगा आपके पास, निश्चित रहे। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा कंटेंट आपके पास रहेगा, बिल्कुल निश्चित रहे। बस खाली एक बार आप सेशन को समझ लीजिए, उसके बाद में जैसे आपको नोट्स बनाना ना वैसे बनाइए, नहीं भी बनाओगे तो भी आप चलेगा, क्योंकि ये पीडीएफ यदि आप संभाल के रख लेते हो तो एग्जाम टाइम में ये रिवीजन के लिए काम आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर, निर्वाचन एवं कार्यकाल पर। निर्वाचन और कार्यकाल पर दोस्तों, यार सेशन सही लग रहा है ना तो फटाफट लाइक करते चले, एंड का इंतजार मत करो, अभी लाइक कर दीजिए, मोबाइल आपके हाथ में, लाइक कर दीजिए, है ना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अगर आप अभी तक बने हुए चैनल पर और आगे आपकी आवश्यकता के अनुसार कंटेंट आपको मिल रहा है ना, जुड़ जाइए, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। चलिए अगला पॉइंट है आपका निर्वाचन और कार्यकाल। राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के अब जैसा कि आपने बताया कि शुरू में व्यवस्था थी, फिर बाद में नहीं रही, आवश्यकता के हिसाब से हटा दिया, बाद में जरूरत पड़ने पर फिर से जोड़ा गया। तो जब वापस जोड़ा गया तो मालूम था, जो दोबारा संविधान बनाया 1982 में, उन संविधान निर्माताओं को पता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए आगे चल के फिर से राष्ट्रपति के पद को हटा दिया जाए। इसलिए अब राष्ट्रपति को लेकर के अब विशेष व्यवस्था की गई। उसमें व्यवस्था की गई संविधान में निर्वाचन और कार्यकाल की, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अब कुछ हलचल देखने को मिलेगी आपको। सुनिए, जो नया संविधान बनाया गया उसके आर्टिकल 79 में या 79 के अनुसार क्या कहा गया कि चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? भाई राष्ट्रीय जन कांग्रेस करेगी। कौन? राष्ट्रीय जन कांग्रेस मतलब विधानमंडल। ठीक है ना, विधानमंडल, क्योंकि चीन का विधानमंडल कौन है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा चीन के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसका उम्मीदवार कौन हो सकता है? राष्ट्रपति के लिए चुनाव कौन लड़ सकता है? राष्ट्रपति कौन बन सकता है? उसके लिए योग्यताएं क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा, किसी भी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे वोट देने का अधिकार हो, जो चुनाव में उम्मीदवार होने की योग्यता रखता हो और जिसकी उम्र कम से कम 45 वर्ष हो, मतलब 45 वर्ष पूरी कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। कोई व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है। 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद में वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, सेम व्यक्ति।
ये मैंने कार्यकाल 5 वर्ष पर स्टार इसलिए लगाया है दोस्तों, क्योंकि 2018 में एक विशेष संशोधन चाइना के संविधान में किया गया शी जिनपिंग महोदय के द्वारा। शी जिनपिंग कौन है? अभी फिलहाल वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। उनके द्वारा 2018 में एक संशोधन किया गया संविधान में, और उस संशोधन के तहत इस कार्यकाल वाले पॉइंट को हटा दिया गया संविधान से। मतलब राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल नहीं होगा आपसे। इस पॉइंट का हटाने का मतलब यह हुआ कि अब चीन में जब तक शी जिनपिंग महोदय जिंदा है और जब तक उनकी मर्जी है तब तक वो राष्ट्रपति अब बने रहेंगे। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में अगला पॉइंट है आपका पद रिक्त होने पर क्या होगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर काम करेंगे। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वहां का विधानमंडल है, जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो है, वहां का विधानमंडल जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए निर्वाचन कराएगा। सीधी बात है। लेकिन जब तक, क्योंकि निर्वाचन करवाने में समय लगेगा, तब तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था कौन संभालेगा। तो तब तक जो है ना जो जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति है, स्थायी समिति, उसका अध्यक्ष ये कार्य संभालेगा, सिंपल वे में। ठीक है ना। इसके अलावा अंतिम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। तो राष्ट्रपति के कई कार्य होते हैं, कई प्रकार के कार्य होते हैं। इन कार्यों में अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख कार्य जो होता है इनका, जनवादी कांग्रेस या उसकी जो स्थायी समिति होती है, उनके आदेश देने पर, उनके परामर्श पर कानूनों को लागू करना या अध्यादेशों को लागू करना, पहला काम। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री या आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधान होते हैं, या राज्य परिषद के जो महासचिव होते हैं, इसके अलावा ऑडिटर जनरल होते हैं। इन सभी प्रमुख जो पद है इनकी नियुक्ति करना या इनको पद से हटाना, यह कार्य राष्ट्रपति के हाथों में ही होता है। यह कार्य राष्ट्रपति के हाथों में होता है। इसके अलावा राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मान प्रदान करना, राज्य की ओर से, देश की ओर से नागरिकों को जो सम्मान दिया जाता है, उपाधियां दी जाती है ना, किसके द्वारा दी जाती है। अभी फिलहाल इंडिया में अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए 17 बच्चों को, है ना, 5 से 18 वर्ष के बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए ना 16 तारीख को। ठीक है, माफ कीजिएगा, आई थिंक सॉरी 26 तारीख को दिए गए, माफ कीजिएगा 26 तारीख को दिए गए, है ना, अभी। तो 26 तारीख को जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए। मैंने आज मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आपको करंट अफेयर सीरीज में बताया था कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए, जो कि हमारे राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रीय जो सम्मान होते हैं, जो उपाधियां होती हैं, पुरस्कार होते हैं, वो राष्ट्र अध्यक्ष के द्वारा ही दिए जाते हैं। क्लियर है। अधिकतम 99% जो कंट्रीज होती हैं उनमें राष्ट्र अध्यक्ष ही ये उपाधियां प्रदान करते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षमादान की घोषणा करना या फिर व्यक्तिगत अपराधियों को क्षमादान देना राष्ट्रपति का अधिकार होता है। इसके अलावा आपातकाल की घोषणा करना या प्रतिरक्षा के लिए मतलब कि युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देना, किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ये प्रमुख शक्तियां होती है राष्ट्रपति की। इसके अलावा अन्य कार्य भी होते हैं भाई, अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि चीन देश के लिए विदेशी संबंध में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। राज्य के मुखिया के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, वहां का राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा जो राजनयिक होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, है ना, जो राजनयिक प्रतिनिधि होते हैं, विदेशों से जो आते हैं, दूसरे देशों से राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में, उनका स्वागत करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। दूसरे देशों में चीन के राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा, वहीं संधि करना हो, समझौते करना हो, उनको रद्द करना हो, यह काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अंतिम बिंदु की बात करें राष्ट्रपति की स्थिति की, तो राष्ट्रपति की स्थिति क्या है ओवरऑल अगर बात करें, तो निष्कर्ष बोल दीजिए या फिर राष्ट्रपति की स्थिति बोल दीजिए। तो दोस्तों जो कंटेंट हमने पढ़ा है, सैद्धांतिक रूप से यदि मैं बात करूं तो हम निश्चित रूप से एक बात क्या समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने पढ़ा उस हिसाब से तो यह लगता है कि राष्ट्रपति के कार्यों का जो अध्ययन है ना, वह राष्ट्रपति कार्य के जो अध्ययन हमने अभी किया है उससे तो यह पता चलता है कि उसके जो अधिकतर कार्य है वो मात्र औपचारिक है, मात्र औपचारिक है। सैद्धांतिक रूप से
कैसे हैं, मात्र औपचारिक है। वह इन कार्यों को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस मतलब वहां के विधानमंडल की इच्छा के अनुसार या उस विधानमंडल की जो स्थायी समिति है उसकी इच्छा या उसके आदेशों के का पालन करते हुए उन कार्यों को करता है, यह सिद्धांत बोलता है। लेकिन व्यवहारिक रूप कुछ और ही है। व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो चीन के राष्ट्रपति के पास में सर्वोच्च शक्तियां होती है, सर्वोच्च शक्तियां होती है। क्यों होती है? क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है जनवादी कांग्रेस का प्रमुख लीडर होता है। अब सोचिए, जनवादी कांग्रेस जो विधानमंडल जिसके आदेश पर राष्ट्रपति काम करता है, तो राष्ट्रपति का पद भी जो है वहां की जनवादी कांग्रेस का जो प्रमुख लीडर होगा वही प्राप्त करेगा। मतलब वहां पर किसी राष्ट्रपति का शासन नहीं चलता है, बल्कि वहां पॉलिटिकल पार्टी का शासन चलता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल होता है वहां की जनवादी कांग्रेस पर, मतलब कि वहां के विधानमंडल पर। विधानमंडल जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा शासन चलेगा। बात समझ आई? तो वहां पर विधानमंडल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विधानमंडल का प्रमुख लीडर जो होता है, नेता होता है ना, वो राष्ट्रपति नहीं बनता बल्कि किसी और को राष्ट्रपति बना देता है। तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति बना है वो राष्ट्रपति विधानमंडल के हिसाब से काम करेगा। मतलब जो व्यवस्था चल रही है, शासन चल रहा है, वो विधानमंडल की इच्छा से चलेगा, ना कि राष्ट्रपति की इच्छा से। बात समझ आई आप लोगों को? तो ओवल और चीन की अगर बात करें तो चीन में एक पॉलिटिकल पार्टी का शासन चलता है, एक व्यक्ति का नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का शासन चलता है। क्लियर है? और उसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर लेता है और वो राष्ट्रपति इनके अनुसार ही कार्य करता है। उम्मीद करता हूं पूरा टॉपिक आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हुआ होगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे चीन की कार्यपालिका का संगठन कैसे होता है, उसके पास में क्या क्या शक्तियां हैं, पूरे विस्तार से। और ये कार्य कल वाले टॉपिक को जैसे ही कंप्लीट करेंगे ना, ये पूरा टॉपिक मतलब चीन की कार्यपालिका वाला पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे कल वाले सेशन में। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दी गई है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी या एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है पीडीएफ नोट्स, तो संभाल करके रख सकते हैं आप लोग, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को, तो डेली नोटिफिकेशन आपको वहां पर ग्रुप पर ही मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।